माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जो कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान में एक बुक है, इसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, और उस पाठ का नाम है मुद्रा और साख। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मुद्रा और साख के टॉपिक के ऊपर, और इसमें हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का एक माध्यम है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। मुद्रा विनिमय किसी एक वस्तु के बदले मुद्रा का लेन देन मुद्रा विनिमय कहलाता है। मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो लेक्चर पर आए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशंस के ज़रूर ऑन कर दें, बेल आइकन आपको दिख रहा होगा ऊपर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर दें। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें करेंसी है, आप देख रहे होंगे, और बैंकों में निक्षेप, और इसके बाद में हमने चर्चा की थी इसके बारे में। इसके बाद हम चर्चा की थी चेक द्वारा भुगतान के बारे में। इस प्रकार से हम धीरे धीरे इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और वो यहाँ से शुरू होने वाला। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। अब एक्चुअली ऋण होता क्या है? ऋण होता है उधार। बैंक जो अपने ग्राहकों को उधार देते हैं, और उसको अंग्रेजी में आप ज़रूर समझते होंगे, लोन की बात चलती रहती है आजकल, उस लोन के बारे में। तो बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां हैं, और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें एक तो होता है जमाकर्ता। कौन होता है? जमाकर्ता। ये नीचे आप पिक्चर देख रहे होंगे। एक होता है इसमें कर्जदार। जमाकर्ता कौन होता है? जो लोग जमा करते हैं। कौन होता है? जो लोग जमा करते हैं। लोग जो धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं, ये सभी लोग कौन है? जमा करता है। अगर हम में से, आप में से कोई व्यक्ति बैंक में मुद्रा जमा कराता है तो वो जमा करता कहलाता है, और जो जमा धन करता है उसके बदले में बैंक उसको एक निश्चित प्रतिशत पर उसको ब्याज भी देता है। कर्जदार कौन होते हैं? जो बैंक ने हमसे पैसा लिया उसी बैंक को वो लोगों के अंदर लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये लोग कर्जदार होते हैं, जो लोग ऋण लेते हैं और लोग ऋण को लौटाते हैं और ब्याज भी देते हैं। इसमें आपको क्या समझाया गया है कि बैंक की आय कैसे बढ़ती है। हम जो बैंक को मुद्रा जमा कराते हैं, हमारे बीच के ही कुछ लोग जमा करता होते हैं, हमारे बीच के कुछ लोग कर्जदार होते हैं। जो लोग जमा करवाते हैं बैंक में, मान लीजिए उनको 5% की दर से बैंक इंटरेस्ट देता है, ब्याज दर देता है। उस पैसे को वह अन्य लोगों को जो लोन लेना चाहते हैं, जो कर्ज लेना चाहते हैं, उनको 6% की दर से वो लोन उपलब्ध कराता है, ब्याज के ऊपर वो कर्ज देता है। तो 1% को उसको यहाँ से बचत हो जाती है। इस प्रकार बैंकों की इनकम बढ़ती है। लेकिन एक खास बात ही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो क्या है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक थोड़ी सी कहानी सी है बैंकों की, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उसका क्या करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी बैंक में अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपये जमा कराए, कितने? 100 रुपये किसी व्यक्ति ने जमा कराए, कितने? 100 रुपये। 100 का 15% यानी 15 रुपये बैंक अपने पास रखते हैं। बाकी का जो 85 रुपये बचता है, 85 रुपये बचते हैं, उसको वह ब्याज के प्राप्त करके लोन के रूप में लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। देखिए आप,
इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए प्रावधान किया गया है। 15% बैंक अपने पास जमा क्यों रखता है, उसके पीछे एक लॉजिक कारण ये है कि मान लीजिए 15% लोगों ने एक साथ बैंक से अपनी जमा राशि को निकालना चाहा, तो बैंक कहाँ से दे? इसलिए 15% राशि वह बैंक अपने पास नगद के रूप में रखता है, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में CRR कहते हैं विद्यार्थियों। उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, नगद कोषानुपात। खैर ठीक है, धीरे धीरे आप आगामी कक्षाओं में इन चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, चूंकि किसी एक विशेष दिन में कुछ जमाकर्ताओं या जमाकर्ता ही धन निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। समझ में आ रहा है आपको? बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के रूप में देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक, समझना आप बात को गौर से, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। भाई ऋण किसको नहीं चाहिए, मुद्रा किसको नहीं चाहिए, उधार किसको नहीं चाहिए। बड़े बड़े अमीर उद्योगपति हैं, वो भी उधार लेते हैं। हम इसके बारे में आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे, जो आगे आने वाले जो लेसन है, टॉपिक, हम और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, यानी कि जो कर्जदार है, के बीच मध्यस्थता का काम भी करते हैं। जमाकर्ता के बीच में और जो कर्जदार है उनके बीच में बैंक मध्यस्थता का काम करते हैं विद्यार्थियों। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज पर ऋण लेते। देखने वाली बात ही है कि जिस दर पर वो बैंक है वो जमा करेगा, उससे ज़्यादा दर पर लोगों को उधार देगा। और कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है। देखिए, इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं। कर्जदारों के लिए जो ब्याज दर तय करता है बैंक वह है, तथा जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वही बैंक की इनकम का, आय का प्रमुख स्रोत होता है। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा? आप सोचिए इस बात को। अगर जितने भी लोगों ने बैंक में मुद्रा जमा करा रखी है, अपनी आय वहाँ जमा करा रखी है, अपनी बचत वहाँ जमा करा रखी है, अपने FD वहाँ करवा रखी है, ये सारे के सारे लोग एक ही दिन में अगर बैंक में अपनी मुद्रा को, अपनी जमा को मांगने पहुंच जाए कि भाई हमारा जो मुद्रा जमा है उनको दे दीजिए, हमारी जो जमा है उसको दे दीजिए, हमारे FD को दे दीजिए, क्या होगा? बैंक तो दिवाली हो जाएंगे, बैंक दे नहीं पाएंगे। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि बैंक केवल अपनी 15% नगद का अपने पास रखता है, बाकी की 85% कैश को, नगद को वह लोन के रूप में लोगों को उपलब्ध करवा देता है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या हो जाएगी बैंकों के लिए। और कभी आप चले भी मत जाना सारे के सारे लोग इकट्ठे के, समस्या आ जाएगी बैंक को। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बैंक का काम आराम से चल जाता है। साख की दो विभिन्न स्थितियां, अगला टॉपिक हमारा क्या है इसमें? साख की दो विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण, उधार से हमारा तात्पर्य सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा करता है या वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। दो उदाहरण है आपके सामने। एक तो है त्योहारों का मौसम। त्योहारों के मौसम में क्या होता है, एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी सी दे रखी है। अब से 2 महीने बाद त्योहारों का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को
समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के लिए काम करने का अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा क्या है, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर करने का वादा करता है। महीने के आखिर में जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार के लिए धन की अदायगी भी कर लेता है। एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा भी आएगा, इसमें देखिए, सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम ऋण किसी उत्पादक इकाई में लगाने के लिए लेते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं, निवेश के रूप में लेते हैं, तो निश्चित रूप से ऋण का एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका हमारे उत्पादन को बढ़ाने में, निवेश करने में, नई पूंजी का निर्माण करने में हो सकता है। और अगर ऋण लेकर के हम गलत कार्यों में खर्च कर दें तो वो जिंदगी का सबसे बड़ा संकट भी बन सकता है। उसके बाद देखिए, स्वप्ना की समस्या। किसकी समस्या? ये स्वप्ना नाम की कोई महिला है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ समस्याओं का सामना वो कर रही है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बीच में कहीं भी आपको स्किप नहीं करना, रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर आपने इस तरह का कार्य किया तो आप वीडियो को पूरा देख नहीं पाएंगे, पूरी टॉपिक्स को आप समझ नहीं पाएंगे। इससे आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप लगातार पूरा वीडियो देखें, हर चीज़ को समझें, टॉपिक को समझें। ओके, स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना, तो किसान है स्वप्ना, अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। क्या उगाती है? मूंगफली। 3 एकड़ जमीन है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। किससे ऋण लेती है? साहूकार से। आज से बहुत समय पहले, और कहीं न कहीं आज भी अगर इंटीरियर इलाकों में जाएं तो साहूकार बैठे हुए हैं, ऋण देते हैं, बहुत बड़ी ब्याज दर पर देते हैं और बहुत सारे इलीगल कार्य भी वो लोग करते हैं। खैर, तो साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। क्या होगा? उसके साथ क्या होता है कि कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाएं छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर ये कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। बड़ी क्यों बनेगा? मैंने आपसे कहा कि साहूकार बहुत बड़ी ब्याज दर या बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर उधार देते हैं। वो कोई भी सरकारी इकाई नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, उन पर किसी आरबीआई के रूल काम नहीं करते हैं। वो एक तरह से अपनी सरकार स्वयं होते हैं। हालांकि आज सरकार ने इन लोगों पर, ऐसे लोगों पर रोक पे लगा दी है और समय के साथ साथ ये साहूकार ख़त्म भी होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी समस्याएं इस देश में हर कोने में कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। खैर, तो क्या था कि वह साल के अंत में कर्ज की राशि बहुत बड़ी बन जाती है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है और उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। कितनी दर्दनाक और भयानक बात है। साहूकार और एक कर्ज, और कर्ज की इतनी बड़ी रेट स्वप्ना की जमीन को धीरे धीरे निगलना शुरू कर देती है। ऐसा बहुत होता है गांव में। खैर, ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरण की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है।
इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर पर किसान ऋतु के प्रारंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद उसे वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है। अगर फसल होगी तो वो उधार को चुका देंगे, वरना उन पर कर्जा लगातार बढ़ता जाएगा और एक दिन उनको अपनी ज़मीन को बेचना ही पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। सौंपना के मामले में फसल बर्बाद होने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई है। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा और ऋण ने सौंपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति को बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऋण जाल। इसको क्या कहा जाता है? ऋण जाल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। यानी कि अपने उधार को चुकाने के लिए उधार लेना पड़े, अपने ऋण को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़े, इसको बोलता है ऋण का जाल, डेट का एक ट्रैप। और जो व्यक्ति, जो देश, जो स्टेट और कोई भी अगर ऋण के जाल में फंस गया तो वो ऋण के जाल में इतना उलझ जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी लग जाती है उस ऋण के जाल से बाहर निकलने में। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। और आपके कई बार प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि ऋण जाल, कर्ज का जाल किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं कि ऋण को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़े तो इसे ऋण जाल कहेंगे। ऋण को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़े तो कर्ज जाल कहते हैं, ऋण जाल कहते हैं। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना उसके लिए कष्टदायक होता है। ऐसी स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उस स्थिति से तुलना में बेहतर हो गई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति उसके खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ऋण की शर्तें अगले वीडियो में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आज हमने देखा कि ऋण जाल क्या है। ऋण जाल एक बहुत भयानक स्थिति है। जब ऋण को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़े, उधार को चुकाने के लिए उधार लेना पड़े तो उसे ऋण जाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋण जाल कहते हैं। आपने स्वप्ना के बारे में पढ़ा, त्योहारों के मौसम के बारे में पढ़ा, साख की 2 विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ा, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में पढ़ा कि बैंक क्या करते हैं, लोग जमा कैसे करते हैं, लोग कर्जदार कैसे होते हैं, किसको कर्जदार बोलते हैं, किसको अपन जमाकर्ता बोलते हैं। इस प्रकार हमने आज बैंकों की कुछ गतिविधियों के बारे में पढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, बड़े ध्यान से समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा एक बार फिर से, अपने मम्मी पापा की, अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें, अपने छोटे भाइयों से आप प्यार करें और लगातार अध्ययन करते रहें, जीवन में सफलता प्राप्त करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ज़िंदगी में सफल होकर दिखाना। थैंक यू गाइस।